अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजी जोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इवन जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो भी पार्ट जो भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है हम उसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले जो ना चूँकि डेवलपमेंटल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर लें। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जिसमें स्पर्म की सिंथेसिस होगी, फिर ओजेनेसिस एग की सिंथेसिस होगी, फिर जो है ऐसा समझो कि पूरा ये चैप्टर फर्टिलाइजेशन के बारे में है। ठीक है, और जो जो स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं हम उन सबको कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। The fusion of gametes to begin the creation of new individual whose genome is derived from the both parents। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि गैमेट फ्यूज़ होते हैं, उनके फ्यूज़ होने से, और एक्चुअली गैमेट्स किसके होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, तो उस गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो ऐसे समझो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट ऐसे समझो कि न्यूली इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना क्या होता है कि वो जो जीनोम होता है वो बोथ पेरेंट्स से आता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के दो मेन काम होते हैं। पहला तो इसका काम ये होता है कि जीन्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और दूसरा इसका काम क्या है कि ये जो ना सेकंड इट इनिशिएट्स इन द एग साइटोप्लाज्म दोज रिएक्शन दैट परमिट द डेवलपमेंट टू प्रोसीड। और ये एग की साइटोप्लाज्म में ऐसे रिएक्शन को अलाउ करता है जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में या डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, यानी उसे ग्रो करवाते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? रिकॉग्निशन बिटवीन द गैमेट्स, मतलब ये कि गैमेट्स के दरमियान में आइडेंटिफिकेशन करवाना है, करनी है, उनकी जान पहचान करनी है। टू इंश्योर दैट बोथ गैमेट्स आर ऑफ सेम स्पीशीज़, के मतलब ये कि ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये एक ही स्पीशीज़ के हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या अगर डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ के अगर यानी गैमेट्स होंगे तो तब फर्टिलाइजेशन होगी? तो जब भी इस वीडियो को देखें तो इसका जो है ना कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग। अब स्पर्म की एंट्री एग में है तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। उसके बाद टू इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म यूनाइट विद द एग न्यूक्लियस, के इस बात की भी यकीन दहानी करानी कि जस्ट एक ही स्पर्म क्या हो रहा है, स्पर्म का न्यूक्लियस वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो रहा है। तो जैसे जो ना फ्यूजन होता है, ठीक है, गैमेट्स का, तो तब से क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, और एग की एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट डेवलपमेंट। ठीक है, देखो जैसे स्पर्म क्या हुआ है, एग के साथ मिला है, फर्टिलाइजेशन हुई है, तो उससे क्या होता है कि जो एग का जो मेटाबॉलिज्म है वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंटल प्रोसेस की तरफ। तो लेट्स मूव, हमारा जो अपना मेन टॉपिक है आज का वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: गोनेड्स, डक्ट सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और गोनेड्स किस पर मुश्तमिल होता है? टेस्टिस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और वो गेमेट्स प्रोड्यूसिंग आर्गन होते हैं। ठीक है, और मोर देन टू फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टू बेसिकली हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। दूसरा होता है स्टेरिडियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब ये कि सिंथेसिस ऑफ ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। डक्ट सिस्टम इज इन्वॉल्व इन गेमेट्स प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट्स। अब डक्ट सिस्टम क्या कर रहा है? पहली बात तो ये कि गेमेट्स की प्रोसेसिंग में और उनके ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या काम होता है कि वो जो स्पर्म होता है या जो गेमेट्स होते हैं उसे रिलीज आउट द बॉडी करता है। अब प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेल के प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि अपेरेंटली एक्सटर्नल जेनेटिलियल सिस्टम, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है? अपीयर होता है। उसके बाद क्या होता है? डिफरेंशिएट जेंडर। ठीक है, कि ये इस बात का पता चलता है कि मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है ना डेवलप होती हैं, जैसे कि जवानी पर जो ना किसका दाढ़ी का आना। ठीक है, तो ये सारे किस्में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन यानी साइन और साइंस होते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ देखें तो ये स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये वो ऐसा समझो, ये स्क्रोटम है, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर ही क्या मौजूद होती हैं, टेस्टिस मौजूद होती हैं। और ये क्या है, यूरिथ्रा है और विद पेनिस है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। एक होता है बल्बो फेब्रल ग्लैंड और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं, सीमन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस का क्या काम होता है कि ये स्पर्म को, ठीक है, क्या करते हैं कि वो यहाँ से लेके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते होते हुए ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया से यानी एजैकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्पर्म की ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद जो ना यूरेटर होती है। ये यूरेटर आपको पता है कि कहाँ से, किडनी से ही आता है। और उसके बाद जो ना ये सेमिनल वेसिकल्स हैं बिहाइंड द ब्लैडर, मतलब ठीक है कि यही एक्चुअली स्पर्म्स को लेके आते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। तो ये भी वही एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जो जो मेन चीज़ें, ठीक है, वो यहाँ डिस्कस करनी थी वो मैंने बता दी पिछले इमेजेस में भी, ठीक है। तो यहाँ भी वही दोबारा जो ना, अगर देखना है तो देखो, ये एक्सटर्नल ओरिफिस है, ठीक है। ये टेस्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ना यूरेथ्रा है, और उसके अलावा ये देखें, ये सेमिनल वेसिकल्स हैं, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोफेब्रल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये वो वास्ट डिफरेंस है जो टेस्टिस को मेन जो ना लेके यहाँ आ रहा है, ठीक है। मेन जो इसके फंक्शंस हैं वो यही हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टेस्टीज, अब टेस्टीज की बात आ गई है, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टी है वो क्या है, सेमीनेफ्रस टेब्यूल्स। और तकरीबन 15,000 जो है ना टेब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज टेब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअली किस में इन्वॉल्व होते हैं, किस स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये एंड्रोजन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में, ठीक है। तो this androgen is involved in the development of reproductive and the maintenance of reproductive system। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस के लिए वो जो एंड्रोजन है वो क्या होती है, ज़रूरी होती है। एंड्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड स्टार्ट द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंड्रोजन की प्रोडक्शन बर्थ से स्टार्ट होती है, और ये क्या करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद तकरीबन टेस्टीज कितने 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, यानी वन एजैकुलेशन के ज़रिए इतने स्पर्म रिलीज़ होते हैं, 3 मिलियन स्पर्म रिलीज़ होते हैं पर एजुकेलेशन। अब उसमें से 100 स्पर्म ऐसे होते हैं जो एग के जाके पास पहुंचते हैं, और उसके बाद एक ही एग होता है जो उस पूरे एक ही स्पर्म होता है जो उस एग को क्या करता है, फर्टिलाइज़ करता है। क्योंकि एक्चुअली मज़ीद में जाके हम डिस्कस करेंगे कि बाकी स्पर्म कैसे जो है ना वो नहीं क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों जो है ना वो एक ही स्पर्म जाके वो फर्टिलाइज़ करता है, बाकी सारे इतने स्पर्म जो एग तक पहुंचते हैं तो बाकी क्यों नहीं करते। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में ये भी चीज़ें क्लियरली आपको बता दूंगा मैं। तो एक्चुअली आपने हम चलो आपको शायद पता होगा, ठीक है, कोरोना रेडिएटर जो ना उसकी डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि वो नेक्स्ट आने वाले हार्मोन्स को, स्पर्म को मज़ीद अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता। उसके बाद स्पर्म्स आर क्लस्टर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। द रिडक्टिव सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय टेम्पोरल जीन एक्सप्रेशन। अब जो जीन है बहुत सारे, तो ये जीन्स ही कंट्रोल करते हैं कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ नहीं, ये सारा जीन सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो ना टेस्टिस परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्टेरियोजेनेसिस। अब देखो, ये एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। और किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस और स्टेरियोजेनेसिस की प्रोडक्शन करके, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस अब जो ना डक्ट सिस्टम 3 तरह के होते हैं, वास्ट डिफरेंस, एपिडिडेमस एंड वास्ट डिफरेंस। आई थिंक दोनों सेम ही हैं। तो द ट्यूब फॉर्म बाय वास्ट इफरेंस है, आई थिंक पहला वास्ट इफरेंस है पहला।
ठीक है। द ट्यूब फॉर्म बाय ऑल सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एंड हैविंग रॉस्पर्म अटैच टू कन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ एपिडिडेमस। एपिडिडेमस का जो कन्वोल्यूटेड पोर्शन है उसके साथ वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये क्या है, वास इफ्रेंस है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये क्या है, वास डी नहीं इफ्रेंस है। ठीक है, इफ्रेंस। उसके बाद जो है ना एपिडिडेमस है। एपिडिडेमस एक्चुअली इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो उस स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्पर्म में मॉडिफिकेशंस आती हैं और उसके बाद क्या होता है कि केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसमें बहुत सारी चेंजेस लाते हैं और वो चेंजेस मैकेनिकल भी होती हैं और केमिकल भी होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी होती हैं। मैकेनिकल नहीं, मॉर्फोलॉजिकल होती हैं। उसके बाद है वास्ट डिफरेंस। एक्चुअली वास्ट डिफरेंस क्या होता है कि ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, जो एपिडिडेमस से स्टार्ट होता है पेल्विक कैविटी से और फिर जो ना ब्लेडर से पीछे होते हुए, ठीक है, ये क्या करता है, स्पर्म्स को यूरेथ्रा के ज़रिए क्या करने में हेल्पफुल होता है, एजुकुलेशन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये जो ना सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए ये यूरेथ्रा में दाखिल होता है और इजैकुलेशन में इन्वॉल्व होता है। यूरेनोजेंटल डक्ट सिस्टम या यूरेनोजेंटल सिस्टम। तो अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो स्पर्म रिलीज़ होता है, ठीक है, और रिलीज़ के लिए यानी एक ही आर्गन होता है। ठीक है, सेम आर्गन होता है। ठीक है, स्पर्म रिलीज़ के लिए भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी, दोनों के लिए क्या होता है, सेम आर्गन होता है। तो लेकिन ये है कि यूरेनोजेंटल डक्ट या यूरेनोजेंटल वाल्व या स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं जो उसको क्या करते हैं, स्पर्म और यूराइन की रिलीजमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसके बाद जब यूराइन रिलीज़ होता है तब स्पर्म की प्रोडक्शन यानी स्पर्म स्टॉप हो जाता है आना। ठीक है, और जब स्पर्म रिलीज़ होता है तो यूराइन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एब्डोमिनल टेस्टिस, दूसरा होता है स्क्रोटल टेस्टिस। जो एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं एक्चुअली वो किडनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये चंद ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि किडनीज के साथ टेस्टिस अटैच होते हैं। उसके बाद है स्क्रोटल टेस्टिस। एक्चुअली ये टेस्टिस होमेन्स में पाई जाती हैं और ये एक स्क्रोटम यानी थैली में मौजूद होते हैं और ये एब्डोमिनल पोर्शन के आउटसाइड पे क्या करता है, लाई करता है। और दूसरी बात ये कि ये टेम्परेचर पे सेंसिटिव होते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है 2 to 3, 30 नहीं है, ये वो डिग्री सेंटीग्रेड का मेंशन करने के लिए ऐसा 0 लिखा हुआ है। 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम होता है। टेस्टीज का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 गुना क्या होता है, कम होता है। उसके बाद जो ना मतलब ये कि ये 34 to 35 ऐसे ही होगा। उसके बाद अगर हमारे टेस्टीज़ का जो टेम्परेचर है वो 370 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाए तब क्या होता है कि जो प्रोटीन है, क्योंकि स्पर्म प्रोटीन होती है, वो डीनेचर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, हीट के लिए हीट को के लिए ये सेंसिटिव होते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू हीट। उसके बाद जो है ना स्क्रोटम क्या होता है, ये मस्कुलर बैग होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें सलियत होती है कि कंट्रैक्ट्स भी होता है और रिलैक्स भी होता है। और उसके अलावा ये क्या होता है कि अगर यानी हीट प्रोवाइड किया जाए या हीट हाई है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि यानी बॉडी टेम्परेचर हाई है तो ये क्या होते हैं, बॉडी से दूर होते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बॉडी के तरफ अंदर की तरफ यानी मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद सॉरी उसके बाद सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज़ क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड। ठीक है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक एंड पे क्लोज और दूसरे एंड पे ओपन होते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि 15,000 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है इंटरट्यूब्यूलर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है इंट्राट्यूब्यूलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो ना एक्चुअली उस टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं, अंदर वाली साइड पे। ठीक है, तो जो इंटर है वो सेंटर में मौजूद होता है, बिल्कुल इंटर मीन सेंटर। उसके बाद जो इंट्रा होता है वो साइड पे लाइज करता है मोस्टली। ठीक है, और मज़ीद जो ना
इनके दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बेसल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनल। एल्ब्यूमिनल एल्ब्यूमिनल ये एल्ब्यूमिनल लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिनल है, ठीक है। तो ये टेस्टिस की बात करें, ठीक है, ये देखें, सॉरी, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और साथ में ये वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखें कि ये जो ना मेम्ब्रेन है, तो ये बेसल लेमिना भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इधर ही पाया जाता है। और उसके बाद जो ना ये फर्दर प्रोसेस आपको शो हो रहा है कि ये नज़र आ रहे हैं इस साइड पे ऊपर, ये वाले ऊपर वाले, तो वो क्या हैं, एक्चुअली स्पर्मेटोगोनी है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, माइटोसिस से प्राइमरी यानी फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर उसमें मेयोसिस 1 होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या फिर बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड से फिर क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वो है। बेसल कंपार्टमेंट एक्चुअली कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, ये बेस में मौजूद होते हैं और ये स्पर्म की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। और उसके अलावा क्या काम होता है इनका कि ये जो ना स्पर्म की डिवीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है एल्ब्यूमिनल, ठीक है, एल्ब्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। एक्चुअली ये कंपार्टमेंट्स हमने जब डिस्कस किया था कि मायोसिस करवाते हैं, तो मायोसिस 1 मायोसिस 2, मतलब ये कि जो स्पर्मेटोगोनिया थे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब ये कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और अनटिल मेच्योरिटी तक, ठीक है, जब तक दूसरी बात ये कि जो स्पर्म है वो उस जो लियोमन है, ठीक है, मैं यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ शायद ये वाली इमेज में, कि ये वाली साइड जो होती है इधर ही, सॉरी, ये वाली साइड क्या होती है, इधर ल्यूमन होती है, तो ये यहाँ से क्या होता है, उसकी रिलीजमेंट तक, तब तक जो है ना ये उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट इमेज में भी अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो है एल्ड्यूल्यूमिनल कैविटी का क्या काम था बेटा, देखो कि ये यहाँ तक ये जो नज़र आ रहा है ये रीजन, ठीक है, तो ये ऐसा समझो इसी रीजन में मौजूद होता है। बेसल तो इधर ऊपर की तरफ मौजूद होता है इधर, ठीक है। तो जो दूसरा होता है एल्ड्यूलिमिनल, तो वो यहाँ मौजूद होता है। मतलब ये कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये किसके ज़रिए यानी एल्ड्यूलिमिनल कंपार्टमेंट में बनते हैं, और उस वक्त तक जब तक वो जो स्पर्मेटोजोआ है वो इस ल्यूमन के अंदर गिर नहीं जाता, यानी अंदर दाखिल नहीं हो जाता। बाकी ये वही मेजर, ठीक है, ये वाली जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटो यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम ही समझ लो, जो समझो, तो उसमें क्या होता है कि माइटोसिस होता है और माइटोसिस से प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। तो मज़ीद जो ना प्राइमरी ओसाइट में माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है, तो उसमें सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट में फिर माइटोटिक सेकेंड डिवीजन होता है, तब जाके स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड्स एक्चुअली डिफ्रेंशिएट होकर किस में तब्दील हो जाते हैं, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो जाते हैं। वही मेच्योर स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ इंटर हो जाता है, ल्यूमन में, कन्वर्ट नहीं, इंटर हो जाता है। उसके बाद ये जो टेस्टिस होती हैं उसमें 3 तरह के यानी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। प्राइमोर्डियल सेल्स उसमें नंबर 1 पे आता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का एक्चुअली क्या फंक्शन होता है कि ये स्पर्म मदर सेल्स हैं, मतलब ये कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल ही स्पर्म में जाके क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये बेसमेंट कंपार्टमेंट में मौजूद होती हैं और मेल में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक एक जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है उससे तकरीबन 100 स्पर्म्स बनती हैं, और फीमेल में एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल जस्ट एक एग को राइज करता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम मेल की बात करें, जैसे एज बढ़ता है तो इसमें जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की जो तादाद है, आउटपुट है, वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ ग्रेजुअल फिनोमिना एंड ऑल पीजीसी विल नॉट एंटर इनटू द स्पर्मेटोजेनेसिस एट वंस। मतलब ये कि ये ग्रेजुअल फिनोमिना आहिस्ता आहिस्ता से चलता रहता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जो जितने भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो डायरेक्ट स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट नहीं होते, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरे नंबर पे है सर्टेली सेल्स। ये न्यूरिशिंग सेल्स हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है। ये रेगुलेशन मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेट
रेगुलेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने डिवाइड होना है, और किस प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने डिवाइड होना है ये कौन तय करता है? सर्टोली सेल्स इस बात के डिसीजन लेते हैं। उसके बाद फीमेल्स में एक्चुअली आपको पता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की क्या होती है कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जैसे मोनोपॉज होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ अबव द 40 और 45 इन फीमेल, तो तब क्या होता है कि जो है ना इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की सिंथेसिस क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक्चुअली ये ब्लड टेस्टिस बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ठीक है, दो तरह के बैरियर सिस्टम हमारे उसमें पाए जाते हैं। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर में एक्चुअली ये होता है कि ये टेस्टिस में या सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में, या फिर हम बात करते हैं किसकी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल तक ब्लड नहीं पहुंचने देते। ब्लड के मालिक्यूल पहुंच जाते हैं, बट ब्लड यानी ब्लड से जो ज़रूरी चीज़ है वो निकल के जाती है, बट ब्लड खुद नहीं जाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जैसे भी यानी जब ब्लड के वेन्स जब रैप्चर होते हैं, तब रैप्चर होने से एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस के दरमियान में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, ना ही लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं। किसमें? अब वही सर्टोली सेल्स की बात करें, ठीक है, कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यानी सर्टोली सेल्स यानी इनके आसपास कोई ऐसा ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। अब उसकी वजह क्या है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ये खुद क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स वर्क आर ट्रांसपोर्टर्स एंड द रेट ऑफ ब्लड में फास्टर इट व्हेन इट कंटेन्स डिफरेंट प्रोटीन। जब ब्लड मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन यानी हार्मोन या इंजाम्स रखता है, तब उसकी जो स्पीड होती है वो सिंथेसिस होते हैं, फास्टन होती है। और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसका क्या काम होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, और स्पर्म्स को की मूवमेंट को स्लो करना, ठीक है, जितने भी यानी स्पर्म के अंदर मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट को क्या करना है, स्लो करवाना है। और इसी तरह से ये क्या प्रोवाइड करता है? एंटीबॉडीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल्स का ये इमेज आपको नज़र आ रहा है, ये जो ये वाले स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इस साइड से देखें, तो ये क्या है? सर्टोली सेल्स हैं। उसके बाद इसमें ब्लड सेल्स भी यानी ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, मेमोरी सेल्स, ठीक है। एक्चुअली ये जो जर्म्स हैं वो उन्हें क्या करते हैं? किल करते हैं। उसके बाद वही बात मैंने जो बात की थी, ठीक है, कि अगर टेस्टीज़ के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शन हो जाता, ठीक है, जिसकी वजह से जो ना क्या हो जाती, जो स्पर्म्स हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ब्लड है वो इसमें दाखिल नहीं होता, ठीक है, एंटी टेस्टीज़ में दाखिल नहीं होता। टेस्टीज़ आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ फॉर मेल सिस्टम एंड द लिथल फॉर सर्वाइवल। एक्चुअली टेस्टीज़ ही ऐसा समझो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर टेस्टीज़ को कुछ हो जाए, या मतलब ये कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटली चोट लग जाती है या कुछ भी होता है तो बंदे की फ़ौरन डेथ भी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि कोई भी टेस्टिकुलर इंजरी है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डैमेज, ठीक है। उसके बाद जो है ना इट आल्सो सेपरेट टू द यूरेनोजेंटल सिस्टम, और इवन ये किडनीज़ को भी क्या करता है? डैमेज करता है, जिससे किडनी मोर ब्लड सप्लाई करने लग जाते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस से बचने के लिए सर्टोली सेल्स के पास थिक रिजेस होती हैं, ठीक है, और ब्लड टेस्टिस बैरियर होते हैं, ठीक है, जो ब्लड को क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं और सेमी परमेबल के तौर पर, मेम्ब्रेन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ को सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं आने देते। उसके बाद जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी उसकी कंट्रोलिंग में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो फूड ज़रूरत होते हैं। सर्टोली सेल्स अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उनको भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है फूड, तो वो फूड खुद भी क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। उसके बाद लेडिक सेल्स, LEYDIC, ठीक है, तकरीबन ऐसे इसकी स्पेलिंग है, लेडिक सेल, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन सेल्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एंड्रोजेंस होते हैं।
देखो, मैं आपको एक छोटा-सा बात बताने जा रहा हूँ, शायद मैंने आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके दोबारा देखें, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसमें ये होता है कि यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे आके एक्ट करता है, इसी लैडिक सेल्स पे आके एक्ट करता है। तो इन रिज़ल्ट क्या होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। वो टेस्टोस्टेरॉन फिर सर्टोइल सेल्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, ठीक है, स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस होती है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन में क्या होती है, वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वाला एग्जांपल आ जाता है इधर। उसके बाद जो ना डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली इसके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 3 रूट्स होते हैं। पहला ब्लड के ज़रिए, दूसरा किसके ज़रिए, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए, और तीसरा क्या होता है इन सम केस इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में होता है। उसके बाद 3 तरह की जो ना ट्रांसपोर्टेशन पाई जाती है। पैराक्राइन में एक्चुअली ये होता है कि मूवमेंट इज़ टेकन प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड। इसमें ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इट अकर्स बाय डिफ्यूजन एंड आल्सो नोन एज लोकल ट्रांसपोर्ट, इसे लोकल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और ऑटोक्राइन में ये होता है कि जो यानी चीज़ रिलीज़ हुई है वो अपने ही सेल पे जाके इफेक्ट करता है, ठीक है। और जेक्स्ट्राक्राइन में ये होता है कि चंद रिजेस मौजूद होती हैं, ऐसे समझो कि चंद इंस्ट्रूमेंट सेल मेम्ब्रेन के चंद प्रोजेक्शंस होती हैं जो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होती हैं, और जो ना फिर इंफॉर्मेशन या हार्मोन्स की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये देखो ऑटोक्राइन के केस में क्या होता है कि जो ये हार्मोन या सेक्रेशन रिलीज कर रहे हैं वो फिर इटसेल्फ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है पैराक्राइन में, ये होता है कि जो वो क्या होते हैं यानी जो हार्मोन है वो नियरबी सेल्स पे जाके इफ़ेक्ट करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो आपको पता है कि वो जो ना ब्लड के ज़रिए जो ना दूसरे सेल तक क्या जाते हैं, ये जो उनका टारगेट सेल होता है तो उस पर जाके वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जेक्स्ट्राक्राइन्स में क्या होते हैं कि चंद ऐसे समझो सेल मेम्ब्रेन्स की प्रोजेक्शंस होती हैं जो नेक्स्ट 2 सेल्स के दरमियान में कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, और जो ना जो भी यानी मटेरियल है उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो ना देखो जब एंड्रोजन क्या होता है कि रिसेप्टर्स के साथ बैंड हो जाता है ऑन सर्टेली सेल्स, तो ये सर्टेली सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ना सिर्फ वो फूड बनाते हैं, ठीक है, अपने लिए फूड बनाते हैं, बल्कि वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हर सेल पे जो ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और एंड्रोजन्स हार्मोन के लिए भी सर्टोली सेल्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन्स की बात करें तो ये लिपिड इन नेचर होते हैं, तो फ्रीली लिपिड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एनी टाइप ऑफ सेल। तो ये फ्री लिपिड एक्चुअली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, इन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो ना वो एंड्रोजन बैंडिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ताकि उसको क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उसे उसे यानी खुद के साथ अटैच कर सके, ठीक है। तो यही एक्चुअली प्रोटीन सेल के आउटसाइड पे क्या होती हैं, बैंड होती हैं, ठीक है। और यानी प्रोटीन ये जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं उसके साथ ये लिपिड वाले मालिक्यूल्स बैंड होते हैं, मिसाल के तौर पर एंड्रोजन। तो एंड्रोजन्स का मकसद क्या होता है, ये कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो ना एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा होता है बल्बो फेब्रल ग्लैंड। एक्चुअली इन दोनों ग्लैंड का क्या काम होता है कि ये सीमेन प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ एंटी फ्रैक्शन एजेंट, ठीक है। तो इसका देयर सेकेंडरी फंक्शन इज़ आउटपुट ऑफ स्पर्म फॉर डायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन, और दूसरे ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि सेकेंडरी जब इसका दूसरा काम यही होता है, ठीक है, स्पर्म के लिए या स्पर्म में एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो सीमन होता है एक्चुअली वो क्या होता है, बफर इन नेचर होता है। बफरिंग यानी सबसे पहले क्या होता है कि जैसे स्पर्म की रिलीजमेंट होती है तो उससे पहले सीमन की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। जितने भी केमिकल्स यानी उसके रास्ते में तो वो क्या हो जाए, डेड हो जाए। तो स्पर्म की मूवमेंट की बात करें तो एक्चुअली स्पर्म नेवर मोटाइल इन मेल बॉडी में मूवमेंट नहीं होते और इनकी मूवमेंट बॉडी से बाहर होती है। तो when we say that sperm have 24 hours of life, it means it has 24
ऑफ इज़ देयर एक्टिव लाइफ। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम बात करें कि स्पर्म की लाइफ 24 घंटे होती है तो उसकी एक्टिव लाइफ जो है ना 24 घंटे होती है, और एग की फीमेल एग की कितनी होती है 48 आवर्स। दो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये होता है कि स्पर्म, हमने जैसे बात की थी कि 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो उनका प्रेशर होता है, आपस में प्रेशर होता है, तो प्रेशर की वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और दूसरी बात ये कि उनमें हमने एंड्रोजन बैंडिंग रिसेप्टर्स की बात की थी कि एंड्रोजन उनके साथ बैंड होते हैं, तो ये स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से भी वो क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, आपको एक बात यहाँ पता चल जाए कि जो फीमेल का विजन है तो वो एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वहाँ pH 3 to 4 होती है। लेकिन अगर हम मेल स्पर्म की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। तो अब जो फीमेल का वजन है वो बेसिक पीएच यानी अल्कल एसिडिक पीएच क्यों रखता है, तो उसकी वजह क्या है कि वो वहाँ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो अब 90% इस तरह से जो स्पर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब टू प्रिवेंट दिस सीमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन मेल, तो इस चीज़ से बचने के लिए मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, सीमन होता है। ये बफर के तौर पर काम करता है और स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो लेकिन जो स्पर्म की कंसंट्रेशन है या सीमन की कंसंट्रेशन है, वो स्पर्म में, हर स्पर्म में सीमन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी और भी वीडियोस हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस भी जाके देखें, और भी बहुत सारी मज़ीद वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तब तक हम इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।